Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Muhammad Waqar Shuaib, your physics teacher. Chapter we are studying is chapter number 6, Fluid Dynamics. And the topic we are going to study is about application of Bernoulli's equation. ये इस चैप्टर का 5वां टॉपिक है और ये ऑलमोस्ट इस चैप्टर का थ्योरेटिकल लास्ट टॉपिक है. इसके अंदर हम बर्नौलीज इक्वेशन जो लास्ट टाइम हमने की थी कि सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, हम उसकी एप्लीकेशंस यहाँ पे करेंगे. तो उसकी एप्लीकेशंस के लिए सबसे पहले जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो टोरी-सेलिस थ्योरम है. टोरी-सेलिस थ्योरम एक्चुअली नल और टैंक के सिस्टम को एक्सप्लेन करता है. इसको ड्राइव करने के लिए या टोरी-सेलिस थ्योरम कहता क्या है उसके लिए आप एक डायग्राम देखें. इस डायग्राम के अंदर जो है एक टैंक है और टैंक के अंदर जो है ना एक नल है. नल जो है उसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो h2 है और जो इसकी हाइट है इस टैंक की उस ग्राउंड से वो h1 है. तो अगर हम उस टॉप साइड से वाटर से उस नल तक की हाइट देखें तो वो h1 माइनस h2 निकलेगी. h1 की जो इसकी ओरिफिस की जो हाइट है ग्राउंड से वो h2 है, वाटर की जो हाइट है ग्राउंड से वो h1 है. तो जो अपर साइड से इस ओरिफिस तक की हाइट निकलेगी वो h1 माइनस h2 निकलेगी. दो ओरिफिस है, एक पॉइंट ए पर है एक पॉइंट बी पर है. ओरिफिस जो दो है, जो पॉइंट बी पर ओरिफिस है ये आपने अक्सर देखा होगा कि जो घरों की छतों के ऊपर टैंकियां लगी होती हैं उसमें भी एक पाइप इस तरह से ऊपर जा रहा होता है. इस पाइप का एक मकसद तो ये होता है कि जो भी कोई एयर ड्रॉपलेट्स या इस तरह के कोई भी है वो यहाँ से जो है ना वो बाहर चले जाएं और इस पानी के अंदर जो है ना वो कोई रुकावट पैदा ना करें इसके फ्लो में. और ए ओरिफिस एक्चुअली वो नल है जहाँ से ये पानी बाहर आना है स्पीड के साथ. तो यहाँ पे हमने 3 स्पीड्स ली हैं. एक तो v1 है जहाँ से ये पानी नीचे आ रहा है, यहाँ से जो स्पीड होगी वाटर की वो v1 है. जो ओरिफिस ए से आ रहा है ये इसको हमने नाम दिया है v2 का, और जो ओरिफिस बी से ऊपर जा रहा है इसको हमने नाम दिया है v3 का. तो ये हमारे पास जो है ना वो हाइट है, इसकी वेलोसिटीज है v1, v2 एंड v3. ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है टोरी-सेलिस थ्योरम का, एक्सप्लेन भी कर दिया गया. इसके अंदर जो चीजें आप लोगों ने लिखनी है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ओरिफिस, क्योंकि इसका तो एरिया बहुत कम है तो यहाँ से जो स्पीड निकलेगी ना पानी की वो तो बहुत तेज होगी. तो v2 जो स्पीड है वो v1 और v3 से तो बहुत लार्ज होगी जो v2 है. तो फिर हम क्या करते हैं कि ये v1 इतनी स्मॉल होती है, यानी टैंक से पानी जब नीचे आ रहा है तो वो इतना आराम से लग रहा होता है कि नीचे आ रहा है कि हम उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं. वो इसके मुकाबले में v2 के मुकाबले में v1 जो है अप्रोक्सीमेटली 0 होता है. तो अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन यूज करें, उस बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर क्या था कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. इसके अंदर हम इस टर्म को v1 को निगलेक्ट कर देते हैं, 0 कर देते हैं. तो ये हमारे पास अबव इक्वेशन जो है ना वो कुछ इस तरह से बन जाएगी. P1 ये वाली टर्म 0 हो जाएगी तो ये आ जाएगा रो जी h1, P2 हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2. हम एक्चुअली टोरी-सेलिस थ्योरम के अंदर इस स्पीड को फाइंड करना चाहते हैं कि ये v2 स्पीड क्या है. तो क्योंकि P1 और P2 दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो दोनों इक्वल है. तो इसलिए P1 और P2 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा रो जी h1 इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2 आ जाएगा. यहाँ से भी आप डेंसिटी की टर्म देख सकते हैं कि कैंसिल आउट हो जाएगी. और फाइनली हमारे पास जो ये v2 आएगा वो आ जाएगा 2gh1 माइनस h2 स्क्वायर रूट आ जाएगा. ये स्पीड बता रहे हैं इस ओरिफिस की, और ये बताना चाह रहा है आपको कि यहाँ से जो स्पीड आएगी ना बाहर
वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो हाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये वाली हाइट के ऊपर, कि उसकी उस टैंक के पानी के उसकी जो ऊंचाई है वहां से लेकर उस ओरिफिस तक की हाइट का फर्क कितना है। अगर हाइट का फर्क ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा आएगी, अगर हाइट का फर्क कम है तो स्पीड कम आएगी। तो ये हमारे पास टोरिसेलिस थ्योरम एक्सप्लेन करता है और इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। So speed of efflux is equal to the velocity gained by the fluid in falling through the diameter h1 minus h2 under the action of gravity। ये g का मतलब है कि वो ग्रेविटेशन से नीचे आ रहा है, इसमें कोई बिजली नहीं, कोई कुछ नहीं। ये जितना भी टैंक और नल का सारा जो एक्सप्लेनेशन है वो सब की सब सिर्फ इसी रिलेशन के ऊपर है कि वो ग्रेविटेशनल के थ्रू जो है ना वो हाइट के फर्क पे नीचे आता जा रहा है। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि अगर हम एक ऐसा टैंक लें और इसमें 3-4 कोई ओरिफिस बना दें, तो कोई आपसे पूछे जी कि किस ओरिफिस की जो है ना वो स्पीड ज्यादा होगी, तो आपने क्लियर कट बता देना है जिसकी हाइट का फर्क ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। यानी जिसकी पानी की ऊंचाई से उस ओरिफिस तक का फर्क ज्यादा होगा, h1 माइनस h2 का आंसर जिसका ज्यादा होगा उसकी स्पीड आपको ज्यादा ही मिलेगी। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। तो बर्नौलीज ये कहता है कि स्पीड और प्रेशर जो है ना इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब यह है कि जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर अल्टीमेटली ड्रॉप हो जाएगा, और जहां पे स्पीड कम होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। आप ये देख सकते हैं उसने ना एक डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप लिया हुआ है और उसने यहाँ पे स्पीड मेजरिंग जो है ना वो मीटर भी लगा दी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ये पानी यहाँ से नीचे जा रहा है तो वो यहाँ पे देख सकता है कि यहाँ पे आप बैरोमीटर भी लगा सकते हैं, प्रेशर मेजर करने के लिए भी आप दोनों में से जो मर्जी यूज कर सकते हैं। तो लेट से अगर ये बैरोमीटर ही हुआ तो क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो जाएगी पानी की और यहाँ पे अल्टीमेटली बैरोमीटर बताएगा कि इसका प्रेशर जो है ना वो ड्रॉप हो चुका होगा। तो ये स्पीड और प्रेशर के दरमियान रिलेशन है। उसने यहाँ पे स्पीड और प्रेशर को सॉल्व भी किया है कि अगर ए पर उसके जो है ना वो स्पीड 0.2 हो और बी पॉइंट पे 2.0 हो। देखें ए पे स्पीड कम है और बी पे जो है ना वो स्पीड ज्यादा है, तो फिर आपको क्या मिलेगा? आप देख सकते हैं कि दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि ए पर जो प्रेशर है वो अब ज्यादा हो जाएगा और बी पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ए पर वेलोसिटी कम है, बी पर ज्यादा है, तो रिलेशन क्या है कि फिर ए पर जो है ना वो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी कम है और बी पर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। सो अब ये रिलेशन आपने याद रखना है कि वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। ये रिलेशन याद रखना है। इसी रिलेशन के ऊपर ना आगे है लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, कि जो एरोप्लेन लिफ्ट होता है वो किस प्रिंसिपल के तहत होता है। तो एरोप्लेन का इंजन तो होता ही है लेकिन उसका जो विंग है ना वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है, एरोप्लेन का विंग इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसकी अपर साइड पे जो एयर क्रॉस हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो वो फास्ट हो, और जो उसकी लोअर साइड पे फ्लो हो वो उसकी जो स्पीड है वो कम हो। इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अपर साइड पे उसकी स्पीड ज्यादा हो और लोअर साइड पे उसकी स्पीड कम हो, जैसे कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। तो फिर क्या होगा, जहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और जहाँ पे स्पीड कम होगी वहां पे प्रेशर हाई हो जाएगा, और वो हाई प्रेशर जो है ना वो लो की तरफ मूव करेगा और ये एरोप्लेन को जो है ना एक एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलेगी जो कि इसके विंग के नीचे से उसको अपर साइड पे लेके जाएगी। तो ये एरोप्लेन की लिफ्ट भी बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक है। आप ये थ्योरी भी इसके मुताबिक लिख सकते हैं। यहाँ देखें स्ट्रीमलाइंस आर क्लोजर टुगेदर अबव द विंग देन बिलो इट, तो उससे क्या होगा कि वो अप साइड पे मूव करेगा। नेक्स्ट है स्विंग ऑफ बॉल। तो जो बॉल को हम स्विंग करते हैं ना वो भी बर्नौलीज इक्वेशन के रिलेशन के मुताबिक ही है एप्लीकेशन में। इसको हम क्या करते हैं कि एक साइड को शाइन कर देते हैं और एक साइड को रफ कर देते हैं। तो जो शाइन साइड होती है वहां से जो एयर है वो बहुत तेजी से गुजरती है और जो रफ साइड होती है वहां पे जो एयर है वो इतनी तेजी से नहीं गुजरती। तो उससे क्या होता है
कि जो शाइन साइड होती है उसकी तरफ से जैसे ही वो एयर ज्यादा स्पीड से गुजरती है वहां पे प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, और जहां पे रफ साइड होती है वहां पे स्पीड कम होती है, वहां पे प्रेशर हाई हो जाता है। जिससे क्या होगा कि अपर वाली साइड पे प्रेशर लो हो चुका है, नीचे वाली साइड पे प्रेशर ज्यादा है, तो वो उसको जो है ना वो एक्स्ट्रा कर्वेचर देगा, उसको स्विंग करेगा। तो अक्सर जो है ना आप मैच देखें तो उसके अंदर एक साइड को उस गेंद की रफ कर लिया जाता है, एक साइड को पॉलिश, तो बाद में जब स्पिनर्स उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं उस बैट्समैन के ऊपर, तो उसको जो है ना एक्स्ट्रा कर्वेचर मिलती है, जिससे उसको जो है ना वो डिफिकल्टी होती है खेलने के लिए। तो ये आप इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं स्विंग ऑफ बॉल की। नेक्स्ट है वेंचुरी रिलेशन। इस वेंचुरी रिलेशन के अंदर जो है ना वो ऑटोमोबाइल का जो कार्बोरेटर है वो इस तरह से वर्क करता है वेंचुरी रिलेशन के मुताबिक। इसमें जो है ना वो पाइप की जो हाइट है वो सेम है, तो बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक जो हाइट वाली टर्म है वो इक्वल है, वो कैंसिल हो जाएंगी। तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास आ जाएगी कि जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो उनकी वेलोसिटीज के डिफरेंस के इक्वल है, और उसमें क्योंकि v1 जो स्पीड है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू v2, क्योंकि v2 जो है इसका एरिया कम है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इसकी बहुत कम हो जाएगी। तो v1 को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो ये रिलेशन हमारे पास जो है ना वो इस तरह से आ जाएगा हाफ रो v2 स्क्वेयर। इस रिलेशन को हम कहते हैं वेंचुरी रिलेशन, और वेंचुरी मीटर जो है ना वो यूज होता है स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो को फाइंड करने के लिए। लास्ट एप्लीकेशन पर आए तो ब्लड फ्लो है। उस ब्लड फ्लो के अंदर जो है ना वो कुछ टर्म्स याद रखनी है कि ब्लड जो है ना वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, उसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी के ऑलमोस्ट सेम होती है। उसके अंदर जो 50% रेड ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन है वो उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देती है पानी से 3 to 5 टाइम्स, यानी वो ज्यादा विस्कस होता है। और ब्लड जो वेसल्स है वो रिजिड नहीं होती, उसके अंदर जो है ना वो लाइक रबर होज होती हैं, और जो उसके अंदर प्रेशर है उस ब्लड का वो कंटिन्यूसली उसको क्या करता रहता है, टेंशन में रखता है। तो there is a tension in the walls of blood vessels and consequently the pressure of the blood inside is greater than external atmospheric pressure। जो बाहरी प्रेशर है उससे ज्यादा ही होता है जो ब्लड का प्रेशर होता है। अगर आप उसको फाइंड करना चाहें तो स्टेथोस्कोप यूज की जाती है उसको फाइंड करने के लिए। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि वो जो बैग होता है उसको उस बाजू के ऊपर चढ़ाने के बाद हम उसका प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर हम इतना बढ़ा लेते हैं कि वो उसके ब्लड के प्रेशर से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर की वेसल्स होती है ना वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाती है। तो जब वो कोलैप्स हो जाती हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर से इस प्रेशर को ड्रॉप करते हैं। जैसे हम इस यहाँ से प्रेशर को रिलीज करते हैं तो जब एक वेसल के अंदर से ब्लड निकलना शुरू होता है तो उस वक्त उसका जो ब्लड है वो उसका फ्लो टर्बुलेंट होता है। तो जब टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट ही होता है तो जो कान पे उसकी आवाज है वो बीप की आवाज सुनाई देना शुरू कर देती है, और फिर हम उसको रिलीज करते रहते हैं। ये एक्चुअली हमारे पास जो है ना वो अपर प्रेशर होता है, उस सिस्टोलिक प्रेशर जिसको हम कहते हैं, जिसको हम फाइंड कर रहे हैं। जैसे ही टर्बुलेंट स्टार्ट होता है बीप की आवाज आती है तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक, उसको नोट कर लेंगे। फिर जैसे ड्रॉप करते जाएंगे एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जब टर्बुलेंट फ्लो से लेमिनार हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, सारी उसकी वेसल्स ओपन हो जाएंगी, तो फिर उसके फ्लो की वो जो बीप होगी वो बंद हो जाएगी। उस वक्त हम उसको नाम देंगे डायस्टोलिक प्रेशर का। तो हम इसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मेजर करने के बाद बता देंगे कि उसका ब्लड प्रेशर कितना है। इसके यूनिट भी लिखे हुए हैं, मिलीमीटर मरकरी टॉर में भी यूज किया जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर जो है ना ये हम स्टेथोस्कोप से मेजर करते हैं इस तरह से। ये बेटा जी आज का लेक्चर था एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। यहाँ पे इस चैप्टर की थ्योरेटिकल पोर्शन वाइंड अप हो गया। जज़ाकल्लाह।